बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पढ़ाई के बगैर आज के दौर में सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई की अहमियत के पेश नज़र आज हम इसी सिलसिले में आज के लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम चैप्टर नंबर 17 के एक्सरसाइज में दिए गए लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का लेक्चर क्या है, कौन से सवालात हैं जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं और उनके क्या जवाबात हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, आइए इसको शुरू करते हैं। पहले सवाल से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉल योर मेमोरी, इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुकी और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बायो की एक ब्रांच है कि जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं, इंसानी फलाह व बहबूद के लिए उनसे मदद लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी कदीम जमाने से इंसान इस्तेमाल करता चला आ रहा है। लगभग 4000 कबल अज़ मसीह से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हर घर की रोजमर्रा की रूटीन है। हम मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं। दूध से दही बनाने का अमल, दूध से पनीर बनाने का अमल, सिरके की तैयारी और अचार के बनाने में बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। लेकिन इसमें हेजिटेशन की वजह से, रिलक्टेंसी की वजह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के तौर पर कंसीडर नहीं करते। अलबत्ता ये बायोटेक्नोलॉजी है। इंसान ने जो ही फार्मिंग के अमल का आगाज किया, तब से बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता चला आ रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन की बात की जाए, क्रॉप की यील्ड को कंट्रोल करने से लेकर के एनिमल की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने तक, क्रॉस ब्रीडिंग जो कि एनिमल और प्लांट में होती है, ये तमाम चीजें दरअसल बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। डियर स्टूडेंट्स, वक्तन फवक्तन अगर हम तारीख का मुतालिया करें, मुख्तलिफ अदवार में मालूमात में इजाफे के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में भी जिद्दत पैदा होती चली गई और आज हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बाकायदा आगाज 1970s में हुआ, 1970 की दहाई में हुआ, जब इंसान इस काबिल हो चुका था कि डीएनए को कट करके पेस्ट भी कर सकता था। और इसी वजह से एक साइंटिस्ट जो कि स्कॉटलैंड का था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, आयन वेलमेट जिसका नाम था, उसने दुनिया में पहली भेड़ बनाई, शीप डेवलप की, क्लोनिंग के अमल के जरिए से। ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही की एक शक्ल है। डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत की बात की जाए, बायोटेक्नोलॉजी खुराक के मैदान में हमारी मददगार है। बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत की बात की जाए, अदवायात के मैदान में हमारी मददगार है। बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत की बात की जाए, माहौलियाती मसाइल से निमटने में मदद देती है। फूड साइंसेस की बात की जाए, हम मुख्तलिफ किस्म की खुराक की अशिया तैयार करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स की बात की जाए, माल्टेड फूड्स की बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, बेवरेजेस की बात की जाए, ये सब बायोटेक्नोलॉजी ही की मरहून मिन्नत है। डियर स्टूडेंट्स, हम आटे को खमीर करते हैं, उसको बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रेड को तैयार करते हैं, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल करते हैं। हम पनीर और दही बनाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम फलों और सब्जियों को महफूज बनाते हैं, अचार की सूरत में सिरका और नमक मिला करके ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं और उसको ज्यादा ग़िज़ाइयत वाला, ज्यादा लंबे अरसे तक महफूज बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अदवायात की बात करें, बहुत सी अदवायात बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की जा रही हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जा रहा है। इंसुलिन की बात की जाए, बीटा एंड्रोफिन की बात की जाए, थाइमोसिन की बात की जाए, यूरोकिनेस की बात की जाए, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज की बात की जाए, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की बात की जाए, ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात की जाए, माहौलियाती मसाइल से निमटने में भी बायोटेक्नोलॉजी मददगार है। माहौलियात की तबाही को
ठीक करने के लिए, डिग्रेडेड लैंड्स की सही हालत में बहाली के लिए, आलूदगी पर काबू पाने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी हमारी मददगार है। बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर, बायो सेंसर्स के तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। ये तमाम तफसीलात लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की जा चुकी हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फर्मेंटर एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन कैरिड आउट इन इट। बताइए फर्मेंटर क्या है, फर्मेंटर में किस किस तरह से फर्मेंटेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटर उस डिवाइस को कहा जाता है, उस आले को कहा जाता है कि जिसके अंदर फर्मेंटेशन का अमल मुमकिन होता है। ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके अंदर हम बैक्टीरियल कल्चर को डालते हैं, हम रॉ मटेरियल को डालते हैं जो सबस्ट्रेट का काम करता है। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, ग्रो करते हैं और उनसे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। इसी तरह रॉ मटेरियल के तौर पे हम फूड भी दाखिल कर सकते हैं और फर्मेंटेशन के नतीजे में हम अंगूर से शराब तैयार कर सकते हैं, हम आटे को खमीर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटर के अंदर हम रॉ मटेरियल और बैक्टीरियल कल्चर को डालते हैं, मिक्स करते हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं। फर्मेंटेशन दो तरह से होती है, एक को कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन कहा जाता है, एक को बैच फर्मेंटेशन कहा जाता है। बैच फर्मेंटेशन की बात की जाए तो इसके अंदर रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली ऐड किया जाता है, बैक्टीरियल कल्चर उसमें मिक्स किया जाता है, स्टिर करने पर दोनों चीजों को अलग कर लिया जाता है, बैक्टीरियल कल्चर और प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर लिया जाता है, दोबारा से फर्मेंटर को साफ किया जाता है। यह प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, इसको हम बैच फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बरक्स कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की बात की जाए तो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में सफाई का अमल बार बार नहीं किया जाता, बल्कि रॉ मटेरियल और बैक्टीरियल कल्चर को मिक्स किया जाता है, रॉ मटेरियल ऐड मुसलसल किया जाता है और डिजायर प्रोडक्ट को मुसलसल अलग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 4 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे लिखना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन फूड साइंस, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे लिए बहुत से फायदों की हामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड साइंस के प्रोफेशन में हमारे लिए हेल्पफुल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन के हवाले से मददगार है और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, उसमें भी ये मदद देती है। डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप किए जा सकते हैं, अपनी मर्जी के जीन इंसर्ट करवाए जा सकते हैं, अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स डेवलप करवाए जा सकते हैं, ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो बहुत अच्छा गोश्त पैदा करने वाले हैं, ऐसे मवेशी तैयार किए जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा दूध देने वाले हैं, ऐसी मुर्गियां तैयार की जा सकती हैं जो बहुत ज्यादा अंडे देने वाली हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ऐसे पौधों की वैरायटीज डेवलप की जा सकती हैं जिनकी पैदावार बेहतरीन है, जो बीमारियों के खिलाफ जबरदस्त कुव्वत मुदाफियत रखती हैं, जो जरासीमों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से फूड साइंसेस के अंदर हम बहुत सी अशिया को तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेडिसिन के हवाले से बात की जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम थाइमोसिन को तैयार कर सकते हैं, बीटा एंड्रोफिन को तैयार कर सकते हैं, यूरोकिनेज एंजाइम को तैयार कर सकते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फवायद हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हासिल होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में तफसील के साथ इन तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे देना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसके आंसर को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में पूछा गया है बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो कि कोई जेनेटिक इंजीनियर अडॉप्ट करता है ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स।
जीन्स को मैनिपुलेट करते हुए, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हुए। सवाल की स्टेटमेंट को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद तवज्जो के साथ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स के साथ सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सादा सी स्टेटमेंट से सवाल दे दिया जाए, बल्कि आपकी दिमागी सलाहियत को जांचने के लिए एग्जामिनर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल की स्टेटमेंट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाकर भी पूछ सकता है। सवाल का मुद्दा वही है, आपसे बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुताल्लिक पूछा गया है, लेकिन स्टेटमेंट जरा हटके है। स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जेनेटिक इंजीनियर क्या करता है जब वो जीन्स को इस्तेमाल करता है, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करता है, उस दौरान में वो किन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करता है। बेसिकली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स हैं जिनके मुताल्लिक पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मुख्तलिफ मराहिल पे मुश्तमिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे पहला मरहला आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, हम मसनूई तरीके से मॉडिफाई करते हैं, हम रिपेयर करते हैं, हम ऐड करते हैं, हम रिमूव करते हैं जेनेटिक मटेरियल को किसी भी जानदार के जिस्म से। हम उसकी मॉडिफिकेशन को, मैनिपुलेशन को दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। और इसमें पहला मरहला जीन ऑफ इंटरेस्ट को तलाश करना है। उसको तलाश करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए से काटना है। दूसरा मरहला उस अलग किए गए जीन को या जीन के टुकड़े को एक वेक्टर में इंसर्ट करना है। लाइगेज एंजाइम इसमें मदद देता है। तीसरे मरहले में रिकम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। चौथे मरहले में जीएमओ की ग्रोथ होती है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। पांचवें मरहले में ग्रोथ के बाद बहुत बड़ी तादाद में बन जाने वाले नए जानदारों में डीएनए की कॉपीज मौजूद होती हैं, जीन्स की कॉपीज मौजूद होती हैं जो कि हमने बाहर से इंसर्ट की थी, और उनका एक्सप्रेशन होता है, वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड था। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे देना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सवाल पूछा गया है सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बताइए। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं और ये टॉपिक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सिंगल सेल प्रोटीन एक यूनिक कंसेप्ट है, एक बेहतरीन आइडिया है, तस्वुर है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम प्रोफेसर स्क्रिमशू है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स से ताल्लुक रखता है। इसका कहना यह है कि ग़िज़ाइयत की कमी को एनकाउंटर किया जा सकता है। आबादी में इजाफे की वजह से कुदरती वसाइल पर दबाव का हल निकाला जा सकता है। जो बहुत बड़ी तादाद में आबादी खुराक की कमी का शिकार है, भूख उसकी ख़त्म नहीं होती है, ग़िज़ाइयत उसके पास महदूद है, उसको एक अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट के तौर पर सिंगल सेल प्रोटीन खुराक के लिए दी जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स कल्चर ऑफ फंजाई, एल्गी, यीस्ट और बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंटर के अंदर ग्रो करवाना है, और जब वो ग्रो करते हैं सबस्ट्रेट के तौर पर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को उस फर्मेंटर में ऐड कर देते हैं। नतीजे के तौर पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और इनकी बॉडी से प्रोटीन डेवलप होती हैं। उन प्रोटीन को हम नोवल प्रोटीन्स भी कहते हैं, उन्हें हम मिनी फूड भी कहते हैं। उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर, प्रोटीन रिच फूड के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए, अगर आपके पास 50 किलो की मिकदार में यीस्ट मौजूद है तो आप एक साल में उससे 250 टन प्रोटीन बना सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए, अगर 1 एकड़ एरिया में किसी पॉन्ड के अंदर एल्गी ग्रो की है, उससे सालाना बुनियादों पर आप 20 टन प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। यीस्ट की फर्मेंटेशन से ना सिर्फ प्रोटीन हासिल होती है बल्कि विटामिन्स भी हासिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंस है सिंगल सेल प्रोटीन की, और ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कैसे देना है, इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर, वेक्टर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेक्टर क्या है? अगर ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, इसका जवाब आप क्यों लिख सकते हैं? वेक्टर इज द डीएनए दैट इज आइदर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज एटसेट्रा। ये उसकी दो मिसालें हैं, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज। दैट ट्रांसफर्स द आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। ये दरअसल वो डीएनए है जो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में मौजूद होता है और ये ट्रांसफर करता है आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक एंजाइम का नाम है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या मुराद है? आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है दैट एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे अपना काम करता है एंड हेल्प्स टू आइसोलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होस्ट, और होस्ट बॉडी में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने में मददगार है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है लाइगेज एंजाइम से मुताल्लिक, बताइए लाइगेज से क्या मुराद है? आप लिख सकते हैं ये एक ऐसा एंजाइम है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के डीएनए में इंजेक्ट करने के लिए मददगार है। इसका जवाब आप डेफिनेशन की सूरत में यूं मेंशन कर सकते हैं, लाइगेज इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है दैट हेल्प्स टू पेस्ट या इंजेक्ट आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट, जो कि मदद देता है आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को पेस्ट करने में या इंजेक्ट करने में होस्ट की बॉडी के अंदर, वेक्टर की बॉडी के अंदर। इसको हम लाइगेज का नाम देते हैं। यहां पे आप होस्ट की जगह वेक्टर भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से रेलेवेंट है और वो ये है कि एनिमल ब्रीडिंग की बात की जाए या क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए, एनिमल ब्रीडिंग के नतीजे में भी अच्छी खसूसियात वाले जानदार पैदा होते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में, जिसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में भी अच्छी खसूसियात वाले पौधे पैदा होते हैं। ये दोनों भी बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड था, आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने मेमोराइज करना है और अच्छी तरह से मेमोराइज करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। आज जो सवालात हमने डिस्कस किए हैं उनके जवाबात के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिव्यू करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।